नमस्कार। नेपाल केंद्रित विषयों पर श्रृंखलाबद्ध चर्चा के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मणिकांत ठाकुर। आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुआयामी हैं और जिसमें एक आयाम बहुत ही खास है और वो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। तो आज की चर्चा का विषय है कि भारत और नेपाल के बीच धार्मिक सांस्कृतिक घनिष्ठता के में बौद्ध धर्म की उल्लेखनीय भूमिका। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म की इसमें उल्लेखनीय भूमिका है और आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो नेपाल भारत संबंधों के विशेष जानकार हैं और यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। और आज जो हम शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो है बौद्ध सर्किट की दोनों देशों के बीच, इसलिए कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया भारत में, और ये दोनों के बीच का जो ये रिश्ता है और इसके इर्द गिर्द जो और सब बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल हैं, जो धरोहर के रूप में हैं, उनको एक साथ जोड़ने की जो बात है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। तो आप क्या बताएंगे इस बाबत कि उसमें क्या हुआ है और ये सर्किट किस रूप में अब आगे और विकसित होने वाला है? हिमालय की तराई का जो क्षेत्र है जिसमें भारत और नेपाल भौगोलिक या संप्रभुता के हिसाब से दो अलग राष्ट्र हैं, लेकिन जो लोगों की जीवन शैली है, सांस्कृतिक जो आधार है, लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है या पहनावा है, बोली है, भाषा है, गीत संगीत में रुचि है, तो इस क्षेत्र को अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी समानता है। हालांकि दोनों अलग देश हैं, दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं, इनके अपने विधान हैं, कार्य करने के अपने तरीके हैं, लेकिन इनको जोड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं करती हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान जो है हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी है। जैसा कि आपने कहा कि यह वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। सो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से उसके विस्तार तक जो वर्तमान स्थिति है, इस बीच की यात्रा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण स्थल हैं और इन महत्वपूर्ण स्थलों का बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ जो अन्य जो पर्यटन में रुचि रखने वाले लोग हैं उनकी काफ़ी रुचि रहती है और लोग इस क्षेत्र में आते रहते हैं। तो इस क्षेत्र का विकास होना इन दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से भी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी एक सराहनीय पहल है कि इस क्षेत्र का एक बौद्धिक सर्किट के रूप में विकास हो। जब इन दोनों देश के बीच में अगर हम देखते हैं इस क्षेत्र में जो नेपाल की जो आर्थिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है, जो सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा आता है। भारत में भी हम आते हैं तो भारत में भी सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ भी एक समानता दिखती है। तो लोग आएँ, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए कनेक्टिविटी हो, रोड नेटवर्क हो, हवाई नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो। जैसा कि भारत और नेपाल के बीच में समझौता भी हुआ है कि काठमांडू तक भारत और नेपाल मिल करके रेल यातायात को सुगम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यह सांस्कृतिक संबंध और जो एक प्लेटफॉर्म जो है उस आधार को और अधिक मजबूत करने की ओर बढ़ता हुआ कदम है। सुधांशु, इसी सिलसिले में एक बात आती है, वो है आध्यात्मिक पर्यटन की। ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इसको किस संदर्भ में लिया जाता है? ये दरअसल है क्या? जैसे कि इसी के तहत जैसे बुद्धिस्ट इकोनॉमी की बात आती है या जो प्राचीन सांस्कृतिक जो हमारे संबंध हैं उनको फिर से एक नई ताकत देने के लिए इस तरह की पहलकदमी हो रही है। ये जो पहल है, तो इसको आध्यात्मिक पर्यटन को आप किस रूप में परिभाषित? बड़ा ही रोचक है कि जैसे जैसे समय बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं। पहले जो मनुष्य के जीवन जीने के जो तौर तरीके थे और वर्तमान में जो तौर तरीका है, उसमें जो परिवर्तन आया है उसमें आर्थिक गतिविधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ आपने बड़ा रोचक शब्द का प्रयोग किया है कि बुद्ध धर्म से जुड़ी जो बुद्धिस्ट इकॉनमी है। तो बुद्धिस्ट इकॉनमी को परिभाषित ऐसे किया जाता है कि आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से मनुष्य को नैतिक रूप से सबल बनाने के लिए उपयोग या कंजम्पशन का ऐसा ऑप्टिमल कंजम्पशन करें कि वो चीज़ें सस्टेनेबल हों।
एक कूटनीतिक शब्दावली में अगर कहें, ये जो सॉफ्ट पावर इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस आध्यात्मिक पर्यटन को लिया जा रहा है, तो ये जो सॉफ्ट पावर जो कहा गया है, तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो रिश्ते हैं, बाकी जो संबंध हैं दोनों देशों के बीच का, उसमें भी इसकी भूमिका होती है? ये सॉफ्ट पावर वाली जो बात आती है, जब जो संप्रभु राष्ट्र में जो सत्ता की जो चलाने की जो तौर तरीके होते हैं, उनके बीच में आपसी संबंध कैसे हो, उसके लिए सॉफ्ट पावर की बात आती है। लेकिन जब भारत और नेपाल की चर्चा होती है तो इसमें लोगों के बीच का जुड़ाव इतना मजबूत है कि इसमें स्वाभाविक रूप से ये सॉफ्ट वाली चीज़ें स्वाभाविक रूप से अपने सतत प्रवाह में आ जाती हैं, जिसमें आध्यात्म और संस्कृति जिसकी चर्चा आपने की। हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य देखें, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो ट्रेड से गाइडेड होता है। जो व्यापार से आज के जो वर्तमान जो परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य में चीज़ें व्यापार पर आधारित होती जा रही हैं, उसमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी इस तरह काम करता है कि लोग अपनी संस्कृति से दूसरी संस्कृति का क्या जुड़ाव हो। कंपनीज भी वहाँ जाते हैं, उसके लिए भाषाई सहयोग लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप दूसरे जगह का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है उसको समझते हैं। तो भारत और नेपाल के परिदृश्य में ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी बड़ा ही आसान सा हो जाता है, उस शब्द के परे हो जाता है कि यह शोध का विषय ही नहीं रह जाता है कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा, लोगों की ज़रूरतें क्या होंगी, भाषाई ज़रूरत क्या होगी। सो ये चीज़ें सतत प्रक्रिया में अपने आप समाहित हो जाती। ये चर्चा की शुरुआत जो हमने की वो बौद्ध सर्किट से की थी, तो यहाँ मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि वो है लुम्बिनी से बोधगया जी, बोधगया से सारनाथ, सारनाथ से कुशीनगर। अब ये जो मुख्य जो स्थल हैं, बौद्ध धार्मिक स्थल हैं, ये तो ये बातें होंगी। लेकिन मेरा यह कहना है कि क्या ये आसपास में, जैसे कि राजगीर या और भी नेपाल में कई जगहें हैं, तो उनको उस सर्किट के साथ साथ किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वहाँ से भी ये लगे वो भी एक सूत्र जुड़ा हुआ हो। तो इसको सर्किट को एक मुख्य, ठीक है, एक मुख्य मार्ग हो गया, लेकिन उसके बाद जो सहायक मार्ग हैं उनका भी डेवलपमेंट होना उतना ज़रूरी है। बिल्कुल। जो प्रमुख केंद्र हैं उन केंद्र से जुड़े हुए भी कई सारे हैं। तो जब व्यवस्था बन रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा निर्माण हो रहा है जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना बड़ा ही सुगम हो, तो साथ में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक बड़ा सा बुद्धिस्ट नेटवर्क बन गया। उस नेटवर्क के साथ जैसे बुद्धिस्ट प्लेसेज हैं, उसके अलावा भी आप वैशाली में जाएंगे, जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जब पर्यटक आते हैं तो अध्यात्म के दूसरे पक्ष से भी अछूते नहीं रहते हैं, तो वहाँ तक जुड़ते हैं और तेज़ी से इस अर्थव्यवस्था में भारत में पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, तो चीज़ों को और सहूलियत बनाता है कि लोग जो अनछुए पहलू हैं, मुख्य धारा के जो जगह हैं वो तो हैं ही, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, समझते हैं, लोगों की इच्छा भी होती है, जो धर्म के मानने वाले हैं, जिनकी आध्यात्म में रुचि है। आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि कुंभ का भी आयोजन हो रहा है, तो वहाँ अपने हिंदू धर्म को मानने वाले ही नहीं, इसके अलावा अन्य पंथ और धर्म को मानने वाले भी आते हैं। उनका कारण हो सकता है आध्यात्मिक रुझान हो, उनकी सांस्कृतिक रुचि हो, और उसमें अगर भारत और नेपाल के संदर्भ में देखें तो स्वाभाविक रूप से आप भेद नहीं कर पाएंगे कि कौन से तीर्थयात्री जो वहाँ आ रहे हैं वो नेपाल से है, कौन से भारत से हैं। ऐसे मौक़ों पर धार्मिक मान्यताओं का आदान प्रदान भी होता है और वो बेहद ज़रूरी भी है। एक और शब्द आता है जैसे कि कनेक्टिविटी जी, रेनोवेशन। अब जो धार्मिक स्थल हैं, जो धरोहर हैं, विरासत हैं, अब वहाँ पर किस तरह से ये सर्किट के निर्माण के बाद वहाँ किस तरह का संवर्धन उस जगह का, किस तरह से वहाँ उसको दुनिया की नज़र में लाने का जो प्रयास है वो कैसे किया जाता है, क्या होता है? ये जो भूमि है, जिस जगह की हम चर्चा भौगोलिक रूप से कर रहे हैं, हिमालय से दक्षिण की तरफ हम जब आते हैं तो इसकी एक समृद्ध विरासत की अपनी एक धरोहर है। जो जब हम बात करते हैं कि विकास हो तो विरासत के साथ विकास हो, तो अब जो एक ध्यान केंद्र कर रहे हैं तो हम ये उजागर भी कर रहे हैं कि हमारी समृद्धशाली जो परंपराएं रही हैं, हमारी जो अपनी आध्यात्मिक चीज़ें, हमारी जो सांस्कृतिक, या मिथिला को ही आप ले लीजिए, दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। उस दर्शन के क्षेत्र से कैसे लोगों का जुड़ाव हो, लोग अधिक से अधिक जिनकी रुचि हो उस चीज़ के बारे में जानें।
तो इन क्षेत्रों में जब इन चीज़ों का उद्भव होता है तो उसके साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जो हम कहते हैं कि नैतिक रूप से सबल मनुष्य के निर्माण की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को प्राप्त करने में इन चीज़ों का बड़ा ही सहयोग होता है। ये दोनों देशों के बीच जो इस तरह का जो वर्किंग ग्रुप है, वो उसकी और किस तरह से भूमिका इसमें सामने आती है? क्या वो सिर्फ वही देखरेख तक ही सीमित है या लोगों को उससे जोड़ने में भी उनकी कोई भूमिका होती है? इसकी एक पृष्ठभूमि है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब पीछे की ओर थोड़ा मुड़ करके देखते हैं तो 1980 तक लगभग भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसका आर्थिक निवेश नेपाल में हुआ करता था। लेकिन परिस्थितियाँ बदली और नेपाल ने वहाँ के जो वर्तमान राजशाही जो शासन व्यवस्था थी उसने तय किया कि हम अन्य देशों से भी निवेश को आमंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद वो उतार चढ़ाव वाला एक दौर रहा, संक्रमण काल से निकला, तो उसमें आपसी संबंध से लेकर के वहाँ की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और जितना सहयोग एक दूसरे के साथ हो सकता था दोनों देशों के, वह नहीं हो सका। तो जो लोगों के बीच में कांटेक्ट है वो तो बना रहा, आपसी संपर्क जुड़ाव जो संस्कृति और धर्म अध्यात्म या दर्शन के आधार पर वह तो बना रहा, लेकिन शासन व्यवस्था के स्तर पर जो उतार चढ़ाव आए हैं उनमें आई कमी को कैसे ठीक किया जाए और आगे आने वाले एक दूसरे के परस्पर लाभ वाले चीज़ कैसे लिए जाए जिससे दोनों देश के लोगों का लाभ हो, वो एक प्रमुख भूमिका ऐसे वर्किंग ग्रुप की होती है। इसमें बहुत बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है। भारत की सरकार ने मेरे ख्याल से 3.6 बिलियन रुपए दिए हैं, जो कि वो जो कहा था ना स्वदेश दर्शन योजना, उसमें ये बुद्ध सर्किट भी है और ये 15 थीमेटिक सर्किट्स। जी। तो इसमें जैसे भारत को अगर देखेंगे कि तो भारत का जो प्रयास रहा है, भारत ने हमेशा नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हुए भी नेपाल को अपने से अलग होकर के नहीं देखा है। तो वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उनका मूल्यांकन करते हुए कि कैसे वहाँ पर्यटन एक है कि स्वतः स्फूर्त पर्यटन है कि लोग खुद जाएंगे, बोधगया में जाएंगे क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, लुम्बिनी जाएंगे या पशुपतिनाथ का दर्शन करने लोग काठमांडू जाएंगे। लेकिन दूसरा है कि जो थीम को, जो थीमेटिक एफर्ट्स हैं उनको हम उभार करके कैसे लाएं ताकि बाहरी दुनिया अधिक से अधिक इन चीज़ों से जुड़े। और यहाँ एक ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है, यह एक ऐसा प्रयास है जो पहाड़ और उससे जुड़ी हुई जो कहते हैं कि जीवन शैली है, वहाँ का वातावरण है, उसको बिना प्रभावित किए हुए, बिना हानि पहुँचाए हुए कैसे जीवन स्तर में आर्थिक रूप से ऊपर ले जाने में सहयोग किया जाए, उसमें यह सहयोग देता है। आइए अब आज की चर्चा का जो विषय है और उस विषय के जो केंद्र में है वो हम लौटते हैं 2022 में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी गए थे और उनका लुम्बिनी जाना और वहाँ जिस तरह से भारत सरकार ने रुचि दिखाई और ये जो वहाँ 2022 में एक भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ और उसमें क्या हुआ कि वो उनकी लुम्बिनी यात्रा बहुत चर्चित हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये नाम दिया गया और एक इस तरह का सेंटर डेवलप करने की बात हुई। और जब वो तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास का विश्व स्तर का वो बनने जा रहा है और उसमें काम शिलान्यास करने के प्रधानमंत्री गए थे। अब उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ये निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। जैसे कि वहाँ प्रदर्शनीय स्थल है, बड़ा सा हॉल बनने जा रहा है, उसके बाद उसमें ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर बनने जा रहा है, कैफेटेरिया बहुत अच्छा बनने जा रहा है। इस तरह से कई चीज़ें उसको जोड़ के उस स्थल का उस केंद्र का विकास किया जा रहा है और जाहिर है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्ध तीर्थ यात्री हैं उनको ये आकर्षित करेगा वो लुम्बिनी में होके। और उसी शिलान्यास का जो समारोह था उसी में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। तो ये जो उनका वाक्य था, इसको दोनों देशों के लोगों ने काफ़ी इसकी सराहना हुई। तो ये जो पहल है, इस तरह से जो भारत ने एक लिया है, एक कदम उठाया है,
उसमें क्या लगता है, और वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री भी उपस्थित जी, थे जी, जी। जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की घोषणा की और जो ये शिलान्यास किया था, तो इसमें दोनों देशों की लगता है दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो इसका और भविष्य में बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास में और दोनों देशों के संबंध में इसका क्या योगदान है? ये बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें इनसे उभर करके आती हैं कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा और आपने अभी मेंशन किया इस चीज़ को कि यह बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। तो जब दो देशों की बात होती है तो उन्होंने कहा यह बुद्ध का है देश, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो इसी संदेश को और बृहत स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं कि यह बुद्ध का समय है, यह युद्ध का समय नहीं है। जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और या मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें जा रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब बनती हैं या इस तरह के प्रयास जो किए जाते हैं तो जो संदेश जो सुसुप्तावस्था में होते हैं वो जागृत होकर के संपूर्ण विश्व की ओर जाते हैं। हमारा आपका अन्य देशों का लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और शायद अध्यात्म और जो धर्म है, संस्कृति के जो प्रयास हैं उनका एक उद्देश्य यह भी है कि संपूर्ण मानवता को उसका संदेश जाए। दूसरा, जब इस तरह के केंद्र बनते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसा कि आपने कहा कि उसमें प्रदर्शनी भी होगी, उसमें म्यूजियम भी बनेंगे और बाकी जो सुविधा की चीज़ें हैं, तो जो स्थानीय लोगों को के जीने के जो तरीके हैं और जो पर्यटक के जीने के तरीके हैं, उन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए इन आधुनिक सुविधाओं से लैस चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ, और अधिक से अधिक लोग आएंगे तो उसका आर्थिक लाभ भी होता है, लेकिन साथ ही साथ संस्कृति का जो आदान प्रदान होता है उसमें जो मूल संदेश है कि संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो, एक नैतिक मूल्यों पर आधारित मानव समाज का विकास हो। जैसा आपने कहा कि बुद्धिस्ट इकोनॉमी की जब चर्चा होगी इन जगहों पे, तो उसमें व्यक्ति की ही नहीं, व्यक्ति के उपयोग और उत्पादन में व्यक्ति, समाज और वातावरण, इन तीनों के समेकित प्रयास के रूप में इस तरह के केंद्र कैसे कार्य करेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि जब सुविधाएं बढ़ती हैं किसी तीर्थ स्थल पर, तो एक बार जो वहाँ जाते हैं वो जब लौट के आते हैं और जो लोग नहीं गए हैं उनके बीच में वो बातें करते हैं और उनको बताते हैं कि वहाँ इतना सुंदर सब कुछ बना हुआ है। तो जाहिर है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये संदेश जब जाता है तो ये जुड़ जाता है इस तरह का। लेकिन मैं एक इसका दूसरा पहलू भी देखता हूँ, और वो ये है कि जैसे छोटे मोटे जो मतभेद होते हैं, राजनीतिक स्तर पर जो बातें निकल के आती हैं, ये जो सांस्कृतिक पक्ष है, ये जो सांस्कृतिक संबंध है, ये उन मतभेदों पर भी एक तरह से उसको भी शमन करने में इसकी भूमिका होती है, उसको भी शांत करने में। इसलिए शांति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि लोगों के मन में अगर कड़वाहट है भी कहीं भी दोनों देशों के बीच में या कई देशों के बीच में होते हैं, लेकिन जब इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ, सांगीतिक गतिविधियाँ, तो उससे वो मन का मैल भी मिटता है। और करुणा की जो बात है, जो भगवान बुद्ध के उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है करुणा का, तो ये करुणा उपजती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बनने जा रहा है ये सचमुच में एक तरह का ऐसा केंद्र होगा, और मेरे ख्याल से ये जब बन जाए तो बुद्ध सर्किट का महत्व उसमें और भी बढ़ जाएगा, और आने जाने का सिलसिला भी अगर वो तेज़ हो जाएगा तो जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में इसका काफ़ी इसका एक और पहलू है। जैसे हमने इसे आध्यात्म और दर्शन या संस्कृति के रूप में इस चीज़ को देखा है कि लोगों की रुचि होगी अपनी परंपराओं में, अपनी विरासत को समझने में, जानने में, इस दौर में आएंगे। लेकिन आधुनिक दौर में संपूर्ण विश्व में जो देखेंगे कि आर्थिक विकास ने जो दिशा पकड़ी है, उस दिशा में आपसी प्रतिस्पर्धा का जो दौर चल निकला है। जैसे नेपाल में ही कई अन्य देशों का जो अपना एक इंटरेस्ट है, जैसे बार बार यह संदर्भ आता है कि चाइना का एक विशेष रुचि है, वो आप सामरिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, ये छुपी हुई बात नहीं है। और वहाँ पर भारत का अपना एक पुराना एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, उस जुड़ाव को कैसे बचाना है, अपनापन को कैसे सुरक्षित रखना है। तो उन चीज़ों में जब हम इस तरह के प्रयास करते हैं जिससे किसी की हानि नहीं हो, तो एक समेकित शांतिपूर्ण वातावरण में कैसे आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है बिना किसी को
प्रभावित किए हुए, जो एक आधार भी रहा है बुद्धिस्ट इकोनॉमी को लेकर के, कि जैसे देखेंगे कि चाइना के पास एक सरप्लस जो कैपिटल है उसको उसने अन्य देशों को कर्ज के रूप में देना प्रारंभ किया। नेपाल की भी प्रारंभिक रुचि उसमें रही है। लेकिन अंतर क्या होता है, जब भारत से निवेश जाता है वो व्यक्ति आधारित निवेश है। जैसे आप व्यवसाय करना चाहते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, वहाँ स्थानीय उत्पादन करते हैं और उसको व्यवसाय में लगाते हैं। लेकिन जब वो चीन से वहाँ चीज़ें आती है वो सरकारी कंपनियों के माध्यम से आती है। अब यहाँ देखिए होता क्या है, जब सरकार के माध्यम से आते हैं तो सरकार की जो विचारधारा है वो स्थानीय संस्कृति को भी प्रभावित करती है। अब ऐसे में स्थानीय संस्कृति, लोगों की मनोभावना जो आर्थिक परिदृश्य से प्रभावित हो रही है, उसको अक्षुण्ण रखने में इस तरह के केंद्र की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कैसे लोगों को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को उन चीज़ों से अपडेट कराते रहें और साथ ही साथ जो पर्यटन से जो लाभ होने वाले हैं आर्थिक, उस लाभ को भी प्राप्त करें। ये नेपाल में मुझे याद आ रहा है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हैं वो संख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से संभवतः दूसरे नंबर पर है जी। कभी ये पता नहीं, इसको अगर करेक्ट कीजिएगा आप, 9% से ज़्यादा जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं नेपाल में हैं। हिंदू धर्म से निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं ज़्यादा लोग, और ईसाई धर्म से जुड़े लोगों की भी तादाद बढ़ी है। तो ये नेपाल में धार्मिक धर्म परिवर्तन वो वर्जित है, वो कानूनन उस पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके क्या लगता है क्या कि इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा दिखती है? मुझे तो लगता है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले, दोनों के बीच में इस तरह का कोई अलगाव नजर नहीं। जब नेपाल में कई धर्म स्थल पर आप जाएंगे तो यह महसूस होगा कि एक ही धर्म स्थल, एक ही मंदिर है, उसको बौद्ध धर्म वाले भी पूज रहे हैं और हिंदू धर्म वाले भी पूज रहे हैं और कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। इसका शायद एक आधार यह है कि सांस्कृतिक रूप से दोनों में भेद करना बड़ा आसान नहीं है बहुत ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एक मिली जुली व्यवस्था में रहते आए हैं। अन्य धर्म वाले हैं उनकी संख्या, और एक तो जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स आए हैं जो अन्य देशों से आए हैं, तो उसमें कुछ चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, तो बॉर्डर से नेपाल भी इससे अछूता नहीं रहा है, मिशनरियों के प्रभाव से भी अछूता नहीं रहा। लेकिन मूलतः यह संस्कृति हिंदू धर्म आधारित संस्कृति रही है, जिसमें बौद्ध धर्म के लिए भी एक सामंजस्य की बड़ी गुंजाइश है। सहयोग भी देखते हैं कि दोनों धर्मों के लोगों के बीच में ये जो सहयोग होता है वो बहुत ही एक तक प्रगाढ़ किस्म का। मुझे तो फर्क नहीं नज़र आता है जब हम बोध गया जाते हैं तो वहाँ हिंदू क्या और बौद्ध इसके जड़ में शायद आपने ही अभी कहा भी है कि इसके जड़ में ऐसा है कि दोनों के जो आध्यात्मिक और दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में जो मूल आधार है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना। जब दोनों का उद्देश्य एक हो तो थोड़े बहुत जो तौर तरीके हैं वो अलग होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों का रहने का तरीका, चलने का तरीका, इवन अगर देखेंगे प्रणाम करने का भी तरीका में आप भेद नहीं कर पाएंगे। तो खाना पीना रहन सहन अगर से एक हो तो उनको बहुत बदलती परिस्थितियों में अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, आज हमारे पास इतना ही समय था। सुधांशु, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली, और हम दोनों देशों के बीच जैसे संबंध हैं, जिस तरह की घनिष्ठता है, उसके मद्देनज़र यही कहा जा सकता है कि हम दोनों देश अपनी सांस्कृतिक पहचान पर अगर कभी भी कोई संकट आए तो उस संकट के हल में संयुक्त रूप से हम लोग जुटें और ये कोशिश हमेशा करें कि हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है वो अक्षुण्ण रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का भी।